बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जाली हुकूमतें जो बनाई गई हैं, इनके फार्म 47 भी जाली हैं, इनकी हरकतें भी जाली हैं। और जब कोई ऑर्गेनिकली काम करता है या कोई ऐसे काम करता है जैसे असली काम होता है तो इन्हें तकलीफ भी बहुत होती है, और वो दिखाई भी दे रही है। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये तलबा के अंदर जाते हैं, नौजवानों में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, तो ये बहुत नेचुरली उनके साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि इन्हें बंदे इकट्ठे करने का, रश दिखाने की इनको ज़रूरत नहीं है ना। पब्लिक इनके साथ है बहुत बड़ी तादाद में, तो इन्हें इस बात का एहसास कमतरी नहीं है कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं, मैं फटाफट एक एंगल से तस्वीर बनाऊं, कोई बच्ची भागती हुई आए मेरे गले लगे। ये सारी चीज़ें इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है ना, जो मरियम नवाज साहबा करती हैं, या कोई बच्चा भागता हुआ है वो आके मेरे गले लगे। इन्हें करना नहीं पड़ता, लोगों के जज्बात है। लोग मिलते हैं, लोग रोना शुरू हो जाते हैं। मुझे यहाँ ओवरसीज मिलते हैं, वो यहाँ रोते हैं लोग इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे ऊपर, पाकिस्तानियों पे बहुत जुल्म कर रही है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी इंशाल्लाह एक दिन जान छुड़वा लेंगे, और वो इसके लिए दुआएं भी करते हैं। तो एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत मकबूल है, उसे ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी है, वो बेचारे कभी यहाँ ड्रामा बनाते हैं, कभी वहाँ ड्रामा बनाते हैं, कभी यहाँ एक्टिंग करते हैं, कभी वहाँ एक्टिंग करते हैं। तो उन्होंने टिकटॉक बना बना के अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में बच्चियों के साथ वो कन्वोकेशन था, उसमें वो बच्चियों को उनकी जो असनाद हैं और इनाम उनको दे रहे थे, मेडल्स वगैरह। तो एक बच्ची ने अपने वालिद को पुकार लिया ना कि मैं अपने बाप को बुलाना चाहती हूँ, बुला लो। बल्कि जब वो बच्ची गई तो सुहेल अफरीदी खुद चले गए, वहाँ जाके उन्होंने रिसीव किया बच्ची के वालिद को, लेकर आए उसे, और फिर मेडल भी उसे ही दे दिया कि आप अपनी बेटी को खुद मेडल पहनाएं। वो बच्ची की आंखों में आंसू थे, उसका बाप भी बहुत खुश था, लेकिन उसके बाप का कॉन्फिडेंस देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे लगा कि उसका अपना कोई आदमी है जो वजीर आला। यानी ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो, यानी यहाँ तो लोग कांपना शुरू हो जाते हैं ना, बहुत अजीब तरीके से रोना पिटना शुरू कर देते हैं। यानी शरीफ खानदान का किसी को हाथ लग जाए तो वो समझते हैं पवित्र हो गए। ये इन्होंने तो इस तरह का एक अछूतों वाली सूरत हाल बनाई ना अपने कारकुनों के साथ। यहाँ मैंने ऐसा भी देखा है, कारकुनों को कुट पड़ गई है मियाँ साहब के गार्डों से, और वो बाद में बड़े फखर से बताते हैं मियाँ साहब के गार्डा ने कुटे थे, बरकता ही बरकता ने। इस किस्म की भी मैंने हरकतें देखी हैं, बाद में बिरयानी की प्लेट के ऊपर सीधे हो जाते हैं। तो ये एक शऊर है जो इमरान खान साहब लेकर आए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और इमरान खान ने एक डिफरेंट पॉलिटिक्स की। वो बहुत नेचुरल आदमी है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है 2010 की या 9 की बात है, गालिबन 9 या 10 की बात है। इमरान खान साहब ने ना ये एक दौरा रखा सेंट्रल पंजाब का। इसमें वो शेखुपुरा, मुरीद के, लाहौर, कसूर, इन इलाकों में उन्होंने एक दौरा किया था 1-2 दिन लगा के। तो उसमें जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करता था जर्नलिस्ट, वो छुट्टी चला गया और उसकी जगह पे मेरी ड्यूटी लग गई। तो मुझे मौका मिला कि 2 दिन मैं लगातार देखूंगा इमरान खान किस तरीके से लोगों में जाकर लोगों को मिलते हैं। तो मैंने महसूस किया जहां इस आदमी को हंसी आती थी ये खुलकर हंसता था, जहां इमरान खान को गुस्सा आता था ये खुलकर गुस्सा भी करता था। यानी एक मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूं, अब क्योंकि ये खबर तो नहीं है, लेकिन मैंने खुद इसको वाकये को अपनी आंखों से देखा है। इमरान खान साहब के साथ ना उनके कोई दोस्त वगैरह भी उस दौरे में साथ थे। तो शायद कोई इमरान खान साहब का बंदा ऐसा था जिसके साथ उनका कुछ, काफ़ी दोस्तों के साथ आपका हंसी मजाक भी होता है। तो वो सामने खड़ा हुआ था, तो एक जगह पे इमरान खान साहब को लोगों ने सड़क पे ज़बरदस्ती रोक लिया इकट्ठे होकर, और उन्होंने कहा जी हम आपको पगड़ी पहनाना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब को स्टेज पे ले गए, वो पगड़ी पहना रहे थे ना, तो सामने जो बंदा था ना वो हंस रहा था। तो मुझे आज भी याद है, इमरान खान इसको हटाओ। तो यानी बड़ा नॉर्मल बिहेव करता है इमरान खान, नेचुरली। इमरान खान साहब को ये वो इस तरह का नहीं है कि आना है आपने, जब आपको कोई हार पहनाएगा तो आपने 6 इंच नीचे होना है, हार पहनना है, फौरन उतार के अपने सेक्रेटरी को दे देना है, वो वाला नहीं है। इमरान खान का बड़ा नेचुरली है। अब ये ड्रामे व्रामे करते हैं इमरान खान की नकल करने के लिए, कभी शहबाज शरीफ जाके कभी कोई और ड्रामा कराते हैं, कभी नवाज शरीफ जाके कोई गेम डाल आता है, कभी मरियम, ये सारे इमरान खान की नकलें करते करते इनकी उम्रें गुजर जाएंगी ना। ये इमरान खान बन सकते हैं, वो नेचुरल है, वो जो है वो है। और ये लोग आर्टिफिशियल है। इन्होंने जिंदगी में जो भी किया है उसके अंदर एक एक्टिंग है और एक ड्रामा है जो लोग क्रिएट करते हैं। अपने घर के अंदर कुछ और है, घर के बाहर कुछ और है। इनकी अपनी जिंदगी कुछ और है, किसी और तरह की है। यानी अपनी गाड़ियों में बैठते ही सबसे पहले तो ये अपने आप को सैनिटाइज करते हैं पूरी तरह से कि गरीबों के हाथ लग गए, अपने आप को ठीक करो। वैसे सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन ये इनकी सिर्फ ये वजह नहीं होती, इन्हें गुर्बत से एक चिढ़ भी है। ये आम आदमी को, यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि
मजहर अब्बास साहब को गालिबन मरियम नवाज साहबा ने एक दिन कहा कि मजहर अब्बास साहब ये बेचारे 4 साल 5 साल नारे लगाते रहते हैं, तो इनको एक आधी थपकी तो बनती है ना कारकुन को। मुझे अच्छी तरह वाकया याद है, तो मैंने अपने कानों से सुनी हुई है ये बात। तो ये कारकुन को इतना ही समझते हैं, कारकुन की इससे ज्यादा कोई हैसियत इनके नजदीक है नहीं। तो इसलिए जो आदमी इमरान खान बिल्कुल एक डिफरेंट पॉलिटिक्स लेकर आ गया, अब उनकी पार्टी भी वैसी है, वो सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो जब एक ऐसा ट्रेंड आ गया जहां मिडिल क्लास आ गई सियासत के अंदर और वो नेचुरली बिहेव कर रही है, चीजों पे रिस्पॉन्ड भी कर रही है, तो इन्हें तकलीफ हो गई और वो होनी थी। अब नादरीन, इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, ये जो मर्जी कर ले, आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। हाँ, आसिम मुनीर सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब की रिहाई की, ये हकीकत है। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है, सिर्फ इमरान खान, और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है, सिर्फ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट है। और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नजर से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ, ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के, पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार है, वो इसलिए जेल में है कि एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई है। और आसिम मुनीर नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, ये आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आनन फानन सब होगा और इन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में जिसने गंद मारा है ना 2024 के इलेक्शन में, उन सब का एहतसाब होगा, उन सबको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ये जितने अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें बड़ा शौक है ना सियासत करने का, ये सारे आपको मुस्तकबिल में रायवंड के बाहर या बिलावल हाउस के बाहर बैठे हुए आपको नजर आएंगे और इनकी कोई औकात रह नहीं जाएगी। आज यानी आप अंदाजा कर दें इमरान खान को इररेलेवेंट करते करते कहां पहुंच गए। आज अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले पंजाब जाना चाह रहे हैं, उन्होंने जीटी रोड के रास्ते जा रहे हैं। 4 साल गुजर गए इनको रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हुए, लगभग 4.25 साल हो गए। 4.25 साल के बाद आज भी इनकी औकात यह है कि इन्हें पूरे पंजाब में क्रैकडाउन करना पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने से पहले। ये अब तक लोगों के दिल में जगह नहीं बना सके, ये अब तक लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर सके, इनकी औकात ही नहीं बची, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं और ये नहीं कर पाएंगे। ये सबको समझ आ गई है, इनके जाने का वक्त है। आप समझें, आप ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि एक चीज भी ये नहीं संभाल सके इस मुल्क की। यानी जिन लोगों को लाया गया जाली फार्म 47 के ऊपर, वो लोग बिल्कुल नालायक, निकम्मे और नखट्टू साबित हुए, नाअहल साबित हुए। वो वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, पब्लिक में भी फारिग हो गए, लेकिन उन्होंने कोई एक काम करके नहीं दिया इस मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर वो थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाए। इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के एक शख्स को कहा कि ज़हनी मरीज है, पूरा निजाम साबित करने पे तुला हुआ है कि हां वो वाकई ज़हनी मरीज है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसपे पूरा निजाम ये गवाही देता है कि इमरान खान ने जेल से बैठ के जो कहा वो ठीक कहा। यानी कभी डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या तो क्या कोई बनता है, आप उठ के सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अजीब तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो किसी प्रोफेशनल सोल्जर की हो ही नहीं सकती। कभी इंडिया में देखा आपने किसी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी बांग्लादेश में देखा किसी फौजी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी आपने अमेरिका में, यूरोप में, बर्तानिया में, इवन आपने कभी यहां पे ईरान के अंदर देखा है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कोई डेकोरम होता है, कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई एक सोल्जर की बॉडी लैंग्वेज होती है। आजरबाईजान की मिसाल ले लें, आप दुनिया के किसी मुल्क की मिसाल ले लें, कहीं पे आपको इस किस्म का कोई फौज का तर्जुमान आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नहीं दिखेगा जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बहरहाल ये टके का काम नहीं कर सके और अब एक दूसरे पे मड स्लाइडिंग, यानी हम तो गंदे हो गए, दूसरों को भी गंदा करो। और दूसरों को गंदा करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि उसको फंसाओ। कल डीजीआईएसपीआर ने कहा कि तालिबान से उन्होंने गिला किया, टीटीपी से, कि वो पीटीआई के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते। वो पीटीआई ने बताया जी हमारे दर्जनों लोग शहीद हो गए। उन्होंने रिकॉर्ड निकाल के सामने रख दिया कि ये अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें आप। और आज जनाब बड़े बड़े टीवी चैनल के अंदर प्रोग्रामों में बिठा के पीटीआई के लोगों को जबरदस्ती उनको कहा जा रहा है, अच्छा जी आप खुले लफ्जों में मजम्मत करें और आप ये कहें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द है। भाई ये 1000 दफा पीटीआई कह चुकी है, यानी दीवार के साथ लगा के उन्हें कह रहे हैं जी आप कहें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द है। इधर से उन्हें फौज भी मार रही है, उधर से उन्हें तालिबान भी मार रहे हैं, वो बीच में पिसे हुए हैं।
और उनको बैठा के टीवी चैनल के ऊपर एंकर्स कह रहे हैं कि जनाब तुम कहो कि ये दहशतगर्द है और वो भी दहशतगर्द और ये भी है। तो उस पर उसने जवाब बहुत ठीक दिया शफीउल्लाह जान ने। उसने ये बार बार कहा कि टीटीपी समेत हर वो गिरोह या हर वो तबका जो रियासत के खिलाफ हथियार उठा लेता है वो सारे दहशतगर्द हैं। उसने टीटीपी को भी रगड़ा दिया, बाकी सबको भी दिया। कोई गुड तालिबान कोई बैड तालिबान नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप तालिबान के एक हिस्से को कहें ये गुड तालिबान है, ये जब पकड़े जाएंगे हम इनको छुड़ाकर ले जाएंगे। ये फौजियों ने बताया, रिटायर फौजियों ने बताया, या बरतानिया में एक रिटायर फौजी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी वो हमने ऑपरेशन करके पकड़े तालिबान, कोई दहशतगर्द हमने पकड़े, हमसे छुड़वा के बाद में वो एजेंसियां छुड़ा के ले गई। हम अपनी जान पे खेल के पकड़ते, वो छुड़ा के ले गए और वो हम पे गोलियां चला रहे थे, हमें मार रहे थे। ये बार बार इस तरह की खबरें अंदर से आ रही है, हम तो नहीं दे रहे, इदारे के लोग बता रहे हैं, हम तो ये नहीं बता रहे। और ये अली अमीन गंडापुर ने बताया, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बताया, बार बार बताया। मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग, खासतौर पे कबायली, वो ये समझते हैं कि तालिबान का एक जत्था, एक ग्रोह और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर हमारे वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं और हमें एक मरतबा फिर हमारे घरों से दरबदर करना चाहते हैं। इनकी मईशत तो चल जाएगी, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी अगर पीटीआई अनाउंस कर देना कि वो कोई मार्च करने जा रहे हैं, ये सारे शहर खुद ही कंटेनर लगा लगा के बंद कर देंगे। आज भी इनकी ये औकात है कि इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट से या एक बात से ये इतने खौफजदा हो जाते हैं और पल्ले इनके कुछ नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान की हालत क्या की है, ये पौने 4 साल जो है ना, ये नाकामी की एक दास्तान है। पॉलिश के अलावा इन्होंने हर शोबे के अंदर बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है। पहले ये कहते थे ये सी पैक गेम चेंजर है, बड़ा लंबा अरसा इन्होंने कौम को 20 साल इन्होंने सी पैक का चूना बेचा। इन्होंने कहा जी गेम चेंजर गेम चेंजर गेम चेंजर, और गेम चेंजर तो नहीं हुआ, उसका पैसा लेकर खा गए। ऐसे मंसूबों में लगा दिया जो अब हम पूरे ही नहीं कर पा रहे। कोई ट्रेन लेके आ गया ऑरेंज, अब उसका हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। कोई जंगला बस लेके आ गया, उसके पैसे देने पड़ते हैं। कोई लेकर आ गया जनाब कोयले का पावर प्लांट लगाएंगे, उसने आलूदगी करके बेड़ा गर्क कर दिया सारे माहौल का। कोई कमीशनें खा गया। इन्होंने वो तबाहियां फेरी, ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए जो बिल्कुल कमाई करके नहीं दे रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि इन्होंने जो चाइना से पैसा मिला उसको अल्लल्ले तल्लल्लों में इन्होंने ज्यादातर उड़ा दिया। अब जनाब पहले कहते थे सी पैक गेम चेंजर है, जब उसको तबाह बर्बाद कर दिया तो अब कह रहे हैं जी माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल आ रहा है ना, ये गेम चेंजर है। यानी अब हम पाकिस्तान के जितने मादनियात हैं, मादनी ज़खायर हैं, वो बेचेंगे हमारे लिए, ये गेम चेंजर है। हद हो गई वैसे इनकी भी। पाकिस्तान के पास वेनेजुएला से ज्यादा तो मादनियात नहीं है ना, हमारे पास ज्यादा ज़खायर उनसे ज्यादा तो नहीं है ना। उनकी तो गेम चेंज नहीं हुई, तो हमारी मादनियात से गेम कैसे चेंज हो जाएगी? गेम चेंज पता कैसे होएगी? गेम चेंजर बैठा हुआ है अडयाला जेल में, उसको बाहर निकालो। जो नजरिया इस वक्त उसने अपनाया हुआ है ना, वो नजरिया है पाकिस्तान का गेम चेंजर, कि सारे इदारे अपना अपना काम करें, आइन की सरबुलंदी हो, आजादी इजहार राय हो, पाकिस्तान में अदलिया आजाद हो, पाकिस्तान में पार्लिमान की जो है वो बालादस्ती हो, पाकिस्तान में इंसानी हकूक का एहतराम किया जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये है गेम चेंजर। ना ये गेम चेंजर होना है सी पैक से, ना ये गेम चेंजर होना है मादनियात से। अभी कोई वो वजीर दिफा कह रहे थे कि जनाब गेम चेंजर एक और भी उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हम अपने तैयारे बेचेंगे, जो जेट तैयारे चाइना के साथ मिलकर हम बना रहे हैं ना, फाइटर जेट, अब हम वो बेचेंगे दुनिया को। वो सऊदी अरब के साथ भी ये खबर आई है। वैसे ये खबर अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, सऊदी अरब को हमने बहुत पैसा देना है और अब ये कहते हैं कि हम तैयारों के साथ ये पैसे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सवाल एक पैदा होता है ना कि सऊदी अरब के अमेरिका के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और अमेरिका ऐसे हैं, वहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मोहम्मद बिन सलमान के। तो क्या अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी हथियारों को छोड़कर पाकिस्तान और चाइना से हथियार खरीदें? देखें ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है अपने तैयारे उन्हें देने के, यानी जब तक हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, हमने इतना पैसा देना है सऊदी अरब का, हमारे ऊपर उनका कर्जा है अरबों डॉलर का, तो अगर उसके बदले में कुछ तैयारे एडजस्ट हो जाते हैं तो ये होगा तो अच्छा ही। लेकिन होगा कैसे भाई? अमेरिकन अपने तैयारों के अलावा अपने गाहकों को कुछ और खरीदने नहीं देंगे। अमेरिकन सिर्फ अपना हथियार खरीदने देंगे। अमेरिका के साथ उनके दिफाई मुआहदे हैं बड़े तगड़े सऊदी अरब के। ये कहानी तो सुना दी ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। भारत ने एक स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, बड़ा ही घटिया स्टेटमेंट आया भारत की तरफ। भारत ने कोई रियासत ने नहीं दिया, उनके तजियाकार बार बार ये बात कर रहे हैं। भारतीय तजियाकार कहते हैं जी जैसे वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गया ना अमेरिका, वैसे ही हम पाकिस्तान से आसिम मुनीर को उठा के ले जाते हैं। क्यों? हलवा है, खाला जी का वाड़ा हो गया, आके यहां से उठाकर ले जाओगे आसिम मुनीर को? ऐसे नहीं होगा भाई।
पहले अपना जो है वो जहाज़ों का मलबा उठा के ले जाओ जहाँ जहाँ पे वो गिरा हुआ है, तो जहाज़ों का मलबा उठा लो। हमें पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब की सियासत में मुदाखलत और आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने और इंसानी हकूक की पामालियों पे बेशक हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत गुस्सा है, लेकिन हम यहां करेंगे जो करना होगा पाकिस्तान के अंदर, और इंशाल्लाह हम यहां पे हर उस आदमी को सजा देंगे जो आइन तोड़ेगा, जो गद्दारी करेगा। इंडिया जरा जो है ना वो इस मामले से बाहर ही रहे, तो आओगे उठा के ले जाओगे, हम आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ऐसे नहीं होना। हम यहां सजा देंगे इस कौम के हर मुजरिम को। एक वक्त आएगा, याद रखिएगा, जितने डिक्टेटर कब्रों में चले गए हैं ना, इनकी कब्रों का भी ट्रायल होगा। ये कौम एक दिन जागेगी और ये एहतसाब करेगी और हिसाब मांगेगी, क्योंकि यहां पे 1 लाख आदमी के करीब खून बह चुका है। लगभग 1 लाख पाकिस्तानी अब कत्ल हो चुके हैं अब तक की इतलात के मुताबिक। जितना आप सारा दहशतगर्दी और इनकी गलत पॉलिसियों को आप उठाकर देख लें, तो ये सारे कत्लों का बोझ किसके ऊपर है? ये डिक्टेटर और उनकी गलत पॉलिसियों के ऊपर है। तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह हर जालिम का एहतसाब होगा। एक दिन सब जालिम अंजाम को पहुंचेंगे, मगर ये सारा कुछ हम पाकिस्तानी खुद करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ट्रंप की नजरें अब ग्रीनलैंड पे है। ये ग्रीनलैंड आप, ये ज्यादातर आइसी किस्म की जमीन है, बहुत यहां पे बर्फ है, लेकिन यहां पे भी जियोलॉजिकल सर्वेज कुछ बताते हैं कि मालो दालत हो सकता है। लिहाजा ट्रंप की यहां पे नजरें कहते दिफाई नुक्ता नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहां मुसीबत पड़ी हुई है कि ट्रंप क्या ये भी कर देगा। देखिए, अमेरिकन की प्रोफेशनलिज्म को आपको मानना पड़ेगा, उनके फौजियों की। जब वो एबटाबाद में आए ना, तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो यहां से कैसा जबरदस्त ऑपरेशन करके वो उसामा बिन लादेन को उठाकर दे गए। ये बड़े लंबे अरसे तक फौजी हमें ये कहते रहे कि जी वो तो आया ही नहीं, उसामा बिन लादेन यहां था ही नहीं, ये तो सारा झूठ ऑपरेशन है। फिर एक दिन हमने इनसे कहा कि यार ये बात तुम लोग खुद क्यों नहीं करते कि उसामा बिन लादेन यहां पे नहीं था और अमेरिका नहीं उठाकर लेकर गया। हमें रोजाना कह देते हो कि जनाब हम ये बात करें, मीडिया को रोजाना आप कहते हैं कि हमारे पास जराए से खबर आई, सिक्योरिटी जराए, उसामा बिन लादेन नहीं था, ये था वो था। खुद कह दो, खुद इन्होंने कभी नहीं कहा। तो फिर मीडिया को भी समझ आई कि नहीं, उसामा बिन लादेन को ही चुप कर लेके गए हैं वो। तो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल ऑपरेशन किया था एबटाबाद में, जहां पाकिस्तान की मिलिट्री की इंस्टॉलेशन हैं। अब जब वेनेजुएला में उन्होंने ऑपरेशन किया है, तो 55 उन्होंने फौजी कमांडो और अफसरान उनके मारे हैं, क्यूबा के और वेनेजुएला के। अमेरिकन फौजी इतनी तैयारी के साथ इतने तगड़े होके आए थे, एक भी अमेरिकी फौजी नहीं मारा गया। 55 के मुकाबले में एक भी नहीं मारा गया। हालांकि ये बाहर से आए, अलग जगह पे आए, वहां पे आके उनके मरकज में, उनके दिल में उन्होंने अटैक किया और अटैक करके अपने मकासद अचीव किए और वहां से वापस भी चले गए। बड़ा प्रोफेशनल ऑपरेशन था। कोई और फोर्स मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसी है किसी के पास जो इस नौयत का, इस लेवल का ऑपरेशन इस वक्त कर सके। अमेरिकन जो है वो इसमें काफी आगे हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने रूसी बहरी जहाज भी जब्त कर लिए हैं और वेनेजुएला का जो तेल है उस पर भी अब अमेरिकी इख्तियार है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि ये तेल निकलेगा यहां पे और इस्तेमाल करेगा इसको अमेरिका। यानी तेल वेनेजुएला का इख्तियार अमेरिका का। ट्रंप के बयान के बाद पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी भी हुई है आलमी सतह पे। अब ये यहाँ पे जो है ना तेल की पैदावार बढ़ाएंगे और अमेरिकी कंपनियां इससे बराह रास्त फायदा उठाएंगी और वेनेजुएला के अंदर ज्यादा रोला नहीं पड़ेगा। जो रोला डालेगा वो उसको भुगतेगा भी। और इनिशियली एक गारंटी के तौर पर ऐसा लगता है कि मादुरो जो है, निकोलस मादुरो जो साबिक सदर है वेनेजुएला का, वो अमेरिका के पास रहेगा। उसके बेटे ने देखो स्टेटमेंट कैसा अजीब दिया। उसका बेटा कहता है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम महफूज हाथों में। यार, आपके बीच में से आके वो आपके अब्बा जी को उठा के ले गए। नंबर 1 आदमी जो वेनेजुएला का है, तो आप महफूज हाथों में। वो जब दिल करे जिसको मर्जी उठा के ले जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी है कि हम ये कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। अमेरिका ने 2 बहरी जहाज भी अपने कब्जे में लिए और मुबैना तौर पर ये बहरी जहाज रशियन है और ये तेल लेकर जा रहे थे। अमेरिका के मुताबिक ये गैर कानूनी तेल लेकर जा रहे थे वेनेजुएला से, तो उन्होंने वो कब्जे में ले लिए। अब वहां से जो भी निकलेगा अमेरिका की मर्जी से निकलेगा। पाकिस्तानी वजीर दिफा ने एक अजीब स्टेटमेंट दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और वेनेजुएला के मामले पर ट्रंप की नाराजगी के खतरे को मोल लेते हुए पाकिस्तान ने एक वाज़े और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हमने तो नहीं सुना। हमने तो जो सुना है वो ये था कि सूरत-ए-हाल के ऊपर हमारी नजर है, अपने शहरियों की हिफाजत हमारी तरजीह है, मामला अमन व अमान से हल किया जाए। इन्होंने तो कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि जनाब अमेरिका ने गलत किया, एक और मुल्क के अंदर घुस के जाके वहां कार्रवाई डाल दी। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि फिर ये तो वो प्यूटन भी कर सकता है जाके यूक्रेन